वेव। एक बार 1 से 2 मिनट के अंदर इन टोटल चीजों को हम रिमाइंडर पे ले लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। चलो, वेव के केस में हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन में ये दे कि भाई वेव या तरंग किसे कहते हैं, ठीक है, तो यहां से हमें याद रखना है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेव। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेव क्या होती हैं। ठीक है, वेव के केस में चलिए, यहां से हम लोगों ने देखा था कि भाई वेव क्या है, तो हम लोगों ने कहा था कि डिस्टरबेंस है, और डिस्टरबेंस क्या है तो एनर्जी है। तो हम लोगों ने देखा था कि वेव एक प्रकार की डिस्टरबेंस एनर्जी है, ठीक है, जो सभी दिशाओं में ठीक आगे की ओर चलती है। फिर वेव को हम लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक थी मैकेनिकल वेव और दूसरी नॉन मैकेनिकल, मीन्स यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में क्या कहा था कि जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी वो यांत्रिक तरंग कहलाएंगी, और जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया था साउंड को, और अयांत्रिक में एग्जाम्पल में लिया था हम लोगों ने लाइट को, ठीक है। और साउंड के चलने का तरीका स्प्रिंग के तरीके था, और इस तरीके से जब तरंग चले तो हम उसे लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसका मतलब साउंड एक अनुदैर्ध्य तरंग है, साउंड एक यांत्रिक तरंग है, ये दोनों बातें सही हैं। सेम जब यहाँ के केस में आए थे तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, और चलने का तरीका था कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना के चल रही थी। और कोई भी तरंग जब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाकर चले तो हम उसे अनुप्रस्थ तरंग कह रहे थे, मीन्स ट्रांसवर्स वेव। यहां तक हम लोग कर चुके थे, और उसके बाद हम लोगों ने यहां पर देखना स्टार्ट किया था। यहां तक सभी लोग कंफर्म हो? यस सर। ठीक है, तो यहां तक जो हम लोगों ने देखना स्टार्ट कर रखा था, एक एक पॉइंट, कि इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहें, तो इस वाले पॉइंट को तो हम कह रहे थे क्रेस्ट या श्रृंग, ठीक है। तो जो उभरा हुआ भाग होगा इसे कहते हैं क्रिस्ट या श्रृंग, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं ट्रफ या गर्त। अब यहां पर हमें 3 चीजें तलाशनी है, ठीक है। इन तीनों चीजों को अगर हम तलाशें तब वो 3 चीजें क्या होंगी, इस चीज को एक बार देख लेते हैं कि वेव में नेक्स्ट हमें 3 चीजें क्या देखनी है। तो चलिए उसे करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग लेंगे वेव में, 3 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट आपका होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो आप कहते हो आवृत्ति। एक तो हमें ये तलाशनी है, आवृत्ति। दूसरा चीज जो हमें देखनी है आयाम या एम्पलीट्यूड। दूसरी चीज आयाम या जिसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। और थर्ड नंबर पर जो हमें चीज देखनी है, थर्ड नंबर, वो आपकी है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। चलिए, अब इन तीनों चीजों को तलाशें। तो देखो, सपोज कर लेते हैं कि मैं एक तरफ रख लूं आपको, कि एक तरफ ये आप हो और एक तरफ मैंने रख लिया तरंग या वेव को, ठीक है। एक तरफ हम लोगों ने रख लिया वेव को। एफएम लगभग सभी लोगों ने एक बार सुना होगा, ठीक है। अगर हम एफएम की बात करें, कहते हैं कि भाई एफएम सुन रहा हूं, तो एफएम का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, ठीक है। जब आप एफएम सुनते हो तो यहां से हम देखें, जैसे अगर आप एफएम सुन रहे हो तो किसी ने कहा कि 96.2 एफएम, तो कोई प्रोग्राम देख रहा होगा 92.6 एफएम पर, 92.6 एफएम। देखो एफ मिला ना, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि भाई फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मतलब मैंने कहा चलो कंपेयर करें। कंपेयर करने का काम करेंगे आपसे, ठीक है। भाई सपोज करो मैं और आप अपने चलने के क्रम में क्या चीज चेक कर सकते हैं, 3 बातें चेक कर सकते हैं।
पहली चीज मैं ये चेक करूं कि जब आप चलना शुरू करते हो, ठीक है, तो मैं ये चेक करूं कि आप 1 सेकंड में कितने कदम रखते हो। आप 1 सेकंड में जितने कदम रखोगे वही आपकी आवृत्ति होगी। कंफर्म? तो हमें क्या चेक करना है कि आप 1 सेकंड में कितने कदम चलते हो। आपकी बात करें तो आपने कितने कदम रखे 1 सेकंड में, ये हो गई आपकी आवृत्ति। ठीक है, तो भाई मैं और आप अपने चलने की चीज में कितनी चीजें चेक कर सकते हैं। पहली चीज ये चेक कर सकता हूं कि आप 1 सेकंड में कितने कदम चलते हो। जितने कदम चलोगे वही आपकी आवृत्ति हो जाएगी। दूसरी चीज चेक करो, जब आप एक कदम के बाद दूसरा कदम रखते हो तो पांव घसीट कर तो चलोगे नहीं, ठीक है, हमेशा पांव को यूं उठा कर रखते हो ना। तो ये जो कदमों की ऊंचाई है, ठीक है, दूसरा काम हमने किया कि कदमों की ऊंचाई नाप ले, और जो आपने कदमों की ऊंचाई नापी वो आयाम होगा। ठीक है, तीसरी चीज चेक करो, जब आप चल रहे थे तो कदमों के बीच की लंबाई होती है या नहीं। तो जो कदमों के बीच की लंबाई है वो लेंथ है, तीसरा नंबर पॉइंट। ठीक है, तो आपके चलने में जो 3 चीज चेक होंगी वही 3 चीज यहां पर चेक होंगी तरंग में। 1 सेकंड में जितने कदम रखोगे वो आवृत्ति, जितने ऊंचे कदम उठाओगे वो आयाम, जितने लंबे कदम रखोगे वो लेंथ। ठीक है, तो चलो चेक करें। बस हमें काम करना है। देखो, जैसे आपने एफएम सुनना शुरू किया और लिखा था कि भाई जब हम एफएम सुन रहे थे तो एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो जैसे आपने कहा 96.2 एफएम या कहा 92.6 एफएम, ये 2 चैनल थे जिसपे कोई प्रोग्राम आना होगा। तो एक चीज देखो, 96.2 एफएम का मतलब क्या होगा कि कोई एक ऐसी तरंग है जो 1 सेकंड में 96 कदम चलती है। तो कदम नहीं कहना है बस, तरंग के केस में हम कदम नहीं कहेंगे, तरंग के केस में कहेंगे कंपन। मतलब कोई एक ऐसी तरंग है जो 1 सेकंड में 96 टाइम वाइब्रेट करे, यूं मतलब 96 बार कंपन करेगी। अगर अभी भी कंपन या वाइब्रेशन नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज देखना, अगर आपके गली में कोई कार खड़ी हो और उसने साउंड उसमें बजा रखा हो, ठीक, और जब साउंड बजा रखा होगा तो आपकी दीवार में यूं कंपन होता है, आपकी दीवार वाइब्रेट कर रही होती है, वही तो वो कंपन है। और वो कंपन किससे हुआ है? ध्वनि तरंगों से। इसका मतलब प्रत्येक तरंग कंपन करती है या वाइब्रेट करती है। तो 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करेगी वही उसकी आवृत्ति होती है। तो बस देखो भाई, मेरे आपके कदम थे और तरंग के क्या होंगे? कंपन। और कितने देर में? 1 सेकंड में। कंपन या वाइब्रेशन, इसको आप कह सकते हो कंपन या वाइब्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी तरंग के द्वारा प्रति सेकंड किया गया कंपन उस तरंग की आवृत्ति कहलाता है। वाइब्रेशन पर सेकंड नोन एज फ्रीक्वेंसी। बात की क्लियर सी सबको समझ में आई या नहीं? कंफर्म सर हो या नहीं? रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या? रिपीट कर दीजिए एक बार। ठीक है, देखो, आप 1 सेकंड में जितने कदम चलोगे वो आपकी आवृत्ति, ठीक है, और तरंग 1 सेकंड में जितने कदम चलेगी वो तरंग की आवृत्ति। तो बस मेरे आपके कदम होते हैं तो कदम लिख दिया, और तरंग के कदम ना होकर कंपन होते हैं। मतलब तरंग जब कोई होगी तो वो कंपन करते हुए यूं चलती है। ठीक है, जैसे अगर साउंड बॉक्स आप जैसे बजाओगे और आपने एक गिलास पानी ले रखा हो, पानी को रख देना, देखना पानी की सतह एकदम शांत होगी, और जैसे साउंड बॉक्स ऑन करोगे पानी की सरफेस यूं वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, उसमें कंपन होगा। तो तरंग ने ही कंपन उत्पन्न किया ना, तो तरंग का कंपन या वाइब्रेशन होता है, जबकि मेरे आपके कदम होते हैं। तो वाइब्रेशन अगर हम काउंट करें, अगर कोई कहे आवृत्ति क्या होती है, तो किसी भी तरंग के द्वारा प्रति सेकंड किया गया कंपन उस तरंग की आवृत्ति कहलाता है। वाइब्रेशन पर सेकंड नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब सपोज करो, चलो भाई आपके कदम चेक ही कर लेता हूं, चेक करने की कोशिश करें, हटाते हैं इस एफएफ को। ठीक है, सपोज करो आपने जब चलना शुरू किया तो आप 1 सेकंड में 2 कदम चले, और उसी समय जब आप चल रहे थे तो यहां से मैं चेक कर लूं भाई आपके चलने का तरीका क्या हो, और आपके साथ एक छोटा बच्चा भी चल रहा था, दोनों को चेक कर लूं। ठीक है, चलो यहां वाले केस में हम देखते हैं, जब आपने चलना शुरू किया तो आपने बड़े बड़े 2 कदम रखे, और बच्चा जब आपकी उंगली पकड़ के चल रहा था तो उसने छोटे छोटे 10 कदम रखे। ठीक है, तो जरा चेक करो तो
आपने 1 सेकंड में 2 कदम रखे तो आपकी फ्रीक्वेंसी या आपकी आवृत्ति हो गई 2। बच्चे ने उसी 1 सेकंड में छोटे छोटे 10 कदम रखे तो बच्चे की आवृत्ति हो गई 10। अब बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक यस सर। ठीक। तो आपने 1 सेकंड में 2 कदम रखे तो आपकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। बच्चे ने छोटे छोटे 1 सेकंड में 10 कदम रखे तो बच्चे की फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। वैसे ही अगर हम देखें, सपोज करो कोई 2 तरंग है, तो एक हम देख रहे थे 96.2 एफएम और एक हम देख रहे थे 92.6 एफएम। इसका मतलब ये वाली तरंग 1 सेकंड में 96 बार कंपन करती है और ये वाली तरंग 1 सेकंड में 92 बार कंपन करती है। देखो वही बात हो गई ना। कंफर्म हो? अब कंफर्म हो या ना? ठीक है, यस सर। चलो अब दूसरी खास बात देखो तो, जरा चेक करो तो, आपसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बच्चे की है ना। अगर देखें तो बच्चे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई ना, और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है ना। ठीक। अब एक चीज हम देखें, याद रखना जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, उसमें एनर्जी भी ज्यादा होती है। आप में एनर्जी ज्यादा है या बच्चे में एनर्जी ज्यादा है? बच्चे में। राइट। बच्चे में। भाई बच्चे में एनर्जी ज्यादा है क्योंकि बच्चे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आप 1 सेकंड में 2 कदम रखोगे, बच्चा छोटे छोटे 10 कदम रखेगा। अब एक चीज देखो, जब बच्चे में एनर्जी ज्यादा है तो बच्चा डिफ्लेक्ट भी ज्यादा होता है या नहीं? जब आप उसे उंगली पकड़ा के चलोगे तो देखना वो इधर भागेगा इधर भागेगा। क्यों भाग रहा होता है? क्योंकि बच्चे में एनर्जी ज्यादा है। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी या नहीं? यस सर। ठीक। तो देखो जिसमें एनर्जी ज्यादा है वो डिफ्लेक्ट भी ज्यादा हो रहा है ना। जिसमें एनर्जी ज्यादा होती वो डिफ्लेक्ट भी क्या होता है, ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। सपोज करो जब आप बच्चे थे तो आपको इंजीनियर भी बनना था, डॉक्टर भी बनना था, साइंटिस्ट भी बनना था। कोई फिल्म देख ली तो हीरो भी बनना था, कभी वकील बनना था, कभी जज बनना था। एनर्जी ज्यादा थी तो डिफ्लेक्ट ज्यादा हो रहे थे ना। जैसे जैसे 12th की तो सोचा कि हे भगवान, चाहे डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं या एमबीए कर लूं। और जैसे आपने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, बीए की। अब बीए करने के बाद आपने सोचा कि चलो ये बन जाऊं, चाहे ये बन जाऊं, चाहे ये बन जाऊं। 1-2 साल और निकले तो सोचोगे चाहे अब चपरासी बन जाऊं। एनर्जी कम हुई तो डिफ्लेक्शन कम हो गया ना। यस सर। हाँ ठीक है। तो याद रखना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो डिफ्लेक्ट भी ज्यादा होता है। ठीक। तो देखो ज्यादा एनर्जी किस वाले एफएम में दिखाई दे रही है, 96.2 एफएम में या 92.6 एफएम में? 92.6। 96.2 एफएम में ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि ये 1 सेकंड में 96 कदम चल रहा है ना, देखो। और ये 1 सेकंड में तो 92 कदम ही चल रहा है। तो जो ज्यादा कदम चलेगा उसमें एनर्जी ज्यादा। देखो ये ज्यादा कदम चला था ना, तो बच्चे में एनर्जी ज्यादा थी या नहीं थी? अब कंफर्म हो? कंफर्म हो ना? यस सर। राइट। भाई मैं ले लूं 103.2 एफएम, तो इसका मतलब ये वाली तरंग 1 सेकंड में 103 बार कंपन करती है। ये वाली तरंग 1 सेकंड में 96 बार कंपन करती है। ये वाली तरंग 1 सेकंड में 92 बार कंपन करती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें हो गई और सबसे कम इसमें हो गई या नहीं? क्लियर हो ना? यस यस सर। सर। चलो अब हम डिफिनीशन में इसे लिख लें। डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? किसी भी तरंग के द्वारा प्रति सेकंड किया गया कंपन उस तरंग की आवृत्ति कहलाता है। ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे वाइब्रेशन पर सेकंड नोन एज फ्रीक्वेंसी। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिख लो कि किसी भी तरंग के द्वारा प्रति सेकंड किया गया कंपन। चलो डिफिनीशन में लिख ही देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत भी ना हो। ठीक है। तो पहला पॉइंट लेते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति में लिख लो किसी तरंग के द्वारा, किसी तरंग के द्वारा प्रति सेकंड, प्रति सेकंड किया गया कंपन।
किया गया कंपन आवृत्ति कहलाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखोगे फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, सॉरी वाइब्रेशन पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड नोन एज फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन पर सेकेंड नोन एज फ्रीक्वेंसी। कंफर्म हो ना? अपने से कंपेयर करके याद कर लेना, रटने की जरूरत नहीं है। आप सोचना कि मैं 1 सेकंड में 2 कदम चलता हूं तो मेरी आवृत्ति 2, तो बस कदम हटा के कंपन रख देना कि भाई मेरी जगह तरंग होगी तो वो 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करेगी वो उसकी आवृत्ति। कंफर्म हो सभी लोग यहां तक? ठीक है। अब दूसरी चीज चेक करते हैं। मैंने ये कहा था ना कि हम 1 सेकंड में जितने कदम चलेंगे वो हमारी आवृत्ति। तो जब कदम चलेंगे तो कदम को उठाकर रखेंगे ना, पांव को घसीट के थोड़ी चलेंगे। हमने कदम उठाकर यूं रखा तो कदमों की ऊंचाई नाप लें। कंफर्म? और ये जो कदमों की ऊंचाई होती है वही होता है आयाम या एम्पलीट्यूड। तो दूसरा आयाम चेक करें। देखो, जब आयाम चेक करने की बात हो तो देखो, यहां आप चल रहे थे और यहां आपने बच्चे को उंगली पकड़ा रखी थी और बच्चा आपके साथ चल रहा था, ठीक है। और जब दोनों ने चलना शुरू किया तो देखो, आपके चलने का तरीका ये था और बच्चा छोटे छोटे यूं कदम रख रहा था ना। देखो, अब आपका कदम की ऊंचाई अगर नापूं तो यही है ना। कंफर्म? कोई जरूरी है इस तरफ नापें? इस तरफ भी नापी जा सकती है, लेकिन एक तरफ का ही नापना, चाहे इस तरफ का नाप लो चाहे इस तरफ का नाप लो। तो देखो, ये बीचों बीच वाली पोजीशन है ना, मध्य में है ना ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट मध्य में है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है माध्य स्थिति। इंग्लिश में इसे कहते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम, मीन पोजीशन। अब एक चीज देखो, इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम आपने इतनी ऊंचाई ली है ना, तो इस ऊंचाई को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। तो ये अधिकतम विस्थापन है ना, अधिकतम विस्थापन या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब यहां वाले केस में जरा देखो, तो यहां वाले केस में ये है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब जरा मिलाकर देखो डिफिनीशन क्या बनती है, आयाम किसे कहें। मैं कहूं किसी भी तरंग के द्वारा उसकी माध्य स्थिति से किया गया अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। फिर से देखो, किसी भी तरंग में उसकी माध्य स्थिति से किया गया अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इन एनी वेव नोन एज एम्पलीट्यूड। कंफर्म हो? सर एक बार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझाइए। बस सिंपल सी बात देखो, मैं ये कहूं कि आपने जितने ऊंचे कदम उठाए वही आयाम है। बस मैं और अपनी बात करूंगा तो भाई हम लोग के कदमों की ऊंचाई होती है, बस ऊंचाई की जगह विस्थापन रख दो। किसी भी तरंग के द्वारा उसकी मध्य स्थिति, मतलब बीचों बीच वाले पॉइंट से किया गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या अधिकतम विस्थापन ही क्या होगा, आयाम होगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको ही हम क्या कहते हैं, आयाम। ठीक है। तो किसी भी तरंग की माध्य स्थिति मतलब मध्य से किया गया अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। और मेरे आपके आयाम की बात करें तो कह देना हम जितने ऊंचे कदम उठाते हैं वही हमारा आयाम होगा। तरंग का कहे तो बस ऊंचाई की जगह विस्थापन लिख देना। अब कंफर्म हो ना? ओके सर। ठीक है, चलो इस चीज को यूं बना लो और डिफिनीशन में लिख लेना, किसी भी तरंग की माध्य स्थिति से, ठीक है, किसी भी तरंग की माध्य स्थिति
किसी भी तरंग की माध्य स्थिति से किया गया अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? आयाम। इंग्लिश मीडियम वाले लिख दो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन in any wave, each amplitude। कर लेना तो बता देना। किसी भी तरंग की माध्य स्थिति से किया गया अधिकतम विस्थापन उस तरंग का आयाम कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इन एनी वेव known as amplitude। कंफर्म हो? यस सर। यस सर। और याद रखना आयाम या एम्पलीट्यूड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है। आयाम को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट बाय स्मॉल a। एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट बाय स्मॉल a। कंफर्म यहां तक? यस सर। तो भाई हम लोगों ने अपने चलने में दो चीजें चेक कर ली ना। एक सेकंड में जितने कदम रखोगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, जितने ऊंचे कदम उठाओगे वो हो जाएगा आयाम। दो चीजें हो गई ना। अब तीसरी Yes, चीज sir. चेक करो, जितने लंबे कदम रखोगे वो हो जाएगा वेव लेंथ। बात समझ में आई या नहीं? लेंथ का मतलब लंबाई, तो दो कदमों के बीच की लंबाई नाप लो, वही वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो भाई मेरे आपके बीच कदमों की लंबाई थी। और यहाँ पे जरा चेक करो तो मैंने कहा था ना कि अगर मैं बोल रहा हूं तो यहाँ हवा के कण मौजूद हैं। इस वाले हवा के कण ने इससे टक्कर लगाई, इसने अगले को लगाई, इसने अगले को लगाई, और फिर हर कण अगले को टक्कर लगा के अपनी जगह पर आ गए। तो सपोज करो एक कण यहाँ हो, दूसरा कण यहाँ हो, तो इस कण के बीच की दूरी नाप लें। भाई मेरे आपके कदम थे, ठीक है, मेरे आपके कदम थे, लेकिन बस कदम की जगह हमें कण कह देना है। तो सपोज करो एक पार्टिकल यहां हो और दूसरा पार्टिकल यहां हो। सपोज करो एक पार्टिकल यहां है और दूसरा पार्टिकल यहां है। तो भाई एक कदम आपका यहां पड़ा तो दूसरा कदम यहां पड़ा या नहीं पड़ा? ठीक, जैसे आप चल रहे थे तो आपका एक कदम यहां पड़ा तो दूसरा कदम यहां पड़ा, और बच्चे के छोटे कदम थे तो उसके यहां पड़े। तो कदमों के बीच की लंबाई नाप लें, यही है ना? यहां पर भी नाप लें, यही है ना? तो ये जो कदमों के बीच की लंबाई है ना, यही तरंग दैर्ध्य है या वेवलेंथ। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। तो देखो भाई, बस हमें कदम की जगह कह देना है कण। मेरे आपके तो कदम थे और तरंग में कण है, पार्टिकल्स। तो एक चीज देखो, मैं ये कहूं किसी भी तरंग में दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्रमागत कण का मतलब क्रम से आ रहे हैं ना, सीक्वेंस से आ रहे हैं या नहीं? तो मैं कह दूं डिस्टेंस बिटवीन टू सीक्वेंस पार्टिकल्स। डिस्टेंस बिटवीन टू सीक्वेंस पार्टिकल्स इन एनी वेव नोन एज वेवलेंथ। किसी भी तरंग में दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कंफर्म हो ना सभी लोग? कंफर्म हो या नहीं हो? यस सर। नहीं हो तो बिना किसी हेजिटेशन के बता दो, नो डाउट फिर से बता दूंगा। कंफर्म हो ना यहां तक? चलो ठीक है, तो देखते हैं अब हम। हाँ सर, अभी आपने बताया ना किसी भी तरंग में दो क्रमागत कण की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। हाँ, या कह सकते हो एक कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ एनी वेव। किसी भी तरंग का कंप्लीट ऑसिलेशन भी क्या कहलाता है? वेवलेंथ। एक चीज देखो, अगर यहां से हम करके देखें तो ये आधा पार्ट है और ये आधा पार्ट है, और ये देखो सपोज करो अगर एक गोला है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन है,
तो एक चीज चेक करो, तो यहां से लाइन खींचूं, ये आधा वाला पार्ट यहां हो गया या नहीं? ठीक, अब रिमेन जरा इस वाले पार्ट को देखो, तो इस वाले पार्ट को, आधा ये रहा और आधा ये रहा, अगर इनको आपस में जोड़ दें तो कंप्लीट एक गोला बन गया या नहीं बन गया? बना ना? यस सर। ठीक, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ए कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ एनी वेव नोन एज वेवलेंथ, आप ये भी कह दो। सिंपल शब्दों में कह दें तो ये कह दें द डिस्टेंस बिटवीन टू सीक्वेंस पार्टिकल इन एनी वेव नोन एज वेवलेंथ, ये भी कह लो। या आपको लगता है ऑसिलेशन बोलना है तो आप कह देना कि कंप्लीट जो एक ऑसिलेशन है वो भी क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। कंफर्म? ठीक है ना? यस सर। चलो अब इसे लाइन में लिख लो, तो साइंस सबको आराम से समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। चलो लिख लो, किसी भी तरंग, पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लो, किसी भी तरंग में दो क्रमागत कणों, दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सीक्वेंस पार्टिकल्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू sequence particles known as wavelength, या ये भी लिख सकते हो a complete oscillation of any wave known as wavelength। लिख लेना तो बता देना। ओके सर। ठीक है, चलो एक बार 1 मिनट में पूरे चैप्टर को देख लो। हम लोगों ने चैप्टर वेव शुरू किया था ना, वेव या तरंग। वेव किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेव? डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस। भाई वेव क्या होती है? डिस्टरबेंस। और डिस्टरबेंस क्या है? एनर्जी। डिस्टरबेंस क्या थी? एनर्जी। एनर्जी। ठीक, तो हम कह सकते हैं ना कि वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टरबेंस एनर्जी। तरंग एक प्रकार की विक्षोभ ऊर्जा है जो सभी दिशाओं में आगे की ओर चलती है। यही हम लोगों ने कहा था ना, वेव इज अ यस सर। टाइप ऑफ डिस्टरबेंस एनर्जी विच मूव फॉरवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। फिर हम लोगों ने कहा था तरंग को दो भागों में विभाजित कर दें, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक या मैकेनिकल तरंग वो थी जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए था, और जिन तरंगों को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए वो थी हमारी अयांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग में हमने एग्जांपल लिया था साउंड, और अयांत्रिक तरंग में एग्जांपल लिया था लाइट। कंफर्म हो ना? यस सर। यस सर। फिर हमने चलने का तरीका देख लिया। अब चलने का तरीका रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आप चलते हैं हम लोग अपने से तरंग को कंपेयर कर देंगे। हम लोग 1 सेकंड में जितने कदम चलेंगे वो हमारी आवृत्ति, बस कदम हटा के कंपन कह देना। कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करेगी वो उसकी आवृत्ति। हम जितने ऊंचे कदम उठाते हैं वो हमारा आयाम, तो तरंग जितने ऊंचे कदम उठाए वो उसका आयाम। तो यहाँ ऊंचाई न कहकर विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कह देना। हम लोगों के बीच के कदमों की दूरी हमारी लेंथ, तो भाई तरंग के दो कणों के बीच की दूरी उसकी लेंथ। ये 3 पॉइंट थे ना। अब एक चीज देखो, आयाम को स्मॉल ए से डिनोट कर रहे थे ना, ठीक। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा उल्टा वाई की तरह साइन बनाया जाएगा यूं। वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा, यूं लिख देना। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, लैम्डा। लैम्डा उल्टा वाई बनेगा। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा। कंफर्म हो ना? आयाम को स्मॉल ए से डिनोट कर लिया, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट कर दिया, तो जो आवृत्ति है ना इसको स्मॉल
एन से डिनोट करते हैं। अब स्मॉल एन का मतलब नंबर, ठीक है, तो ये नंबर ही तो था कि 1 सेकंड में 90 टाइम, 1 सेकंड में 100 बार, 1 सेकंड में 2 बार, तो इसको एन से डिनोट करेंगे क्योंकि ये नंबर है ना, संख्याएं। तो तीनों के डिनोशन पॉइंट लिख लेना। फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करेंगे, आयाम को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, जबकि तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करेंगे। लिख चुके हैं ना? यस सर। तो देखो v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, और v क्या है? किसी भी तरंग की चाल है, स्पीड। किसी भी तरंग की अगर स्पीड या चाल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? v इक्वल टू एन लैम्डा। एन का मतलब फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा आपके सामने रखा हुआ है। मिल गया ना? लिख लेना v इक्वल टू एन लैम्डा। v इंडिकेट करेगी स्पीड ऑफ वेव, जो तरंग की चाल होगी, वेव स्पीड, तरंग की चाल। v इंडिकेट करेगी तरंग की चाल को, v इक्वल टू एन लैम्डा। कंफर्म हो सभी लोग यहां तक? ओके सर। ठीक है, तो आप पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, तरंग। और ये चैप्टर सबके दिमाग में प्रिंट हो गया या नहीं? तैयार है ये चैप्टर सबका? यस सर। यस सर। तो एक चीज बताओ भाई, हमें टोटल जोड़ के ही 8 या 10 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने हैं। एक चैप्टर आपके ब्रेन में प्रिंट हो गया तो बाकी 9 चैप्टर भी प्रिंट हो जाएंगे। पढ़ते समय ही इतने नियत से पढ़ लिया करो कि चैप्टर का रिवीजन करना सिर्फ आपके लिए कोरम होना चाहिए। ठीक, अब सपोज करो अगर अब इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करना हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय लगेगा या नहीं? यस सर, ओवरव्यू ठीक? कर। और सपोज करो आपको फिजिक्स में 12 चैप्टर पढ़ने हैं, इसका मतलब पूरे फिजिक्स को रिवीजन लेने में आपको 60 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, 1 घंटे का। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए फिजिक्स का, समझ लेना आपकी फिजिक्स तैयार है। ठीक है, और उसका तरीका यही है कि इस तरीके से करते चलोगे तो 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा भी नहीं रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो रटने जैसी कोई जरूरत नहीं रहेगी। एश्योर्ड हो सभी लोग यहां तक? अगला चैप्टर स्टार्ट करें? यस सर। ठीक, Yes, तो sir. भाई अगला चैप्टर हम साउंड उठा लें। हम लोगों ने कहा था कि वेव का एक एग्जांपल हम लोगों ने साउंड लिया था, और वेव का ही एक एग्जांपल लाइट लिया था। तो हम लोग सर पहला चैप्टर उठा लेते हैं, साउंड या ध्वनि। ठीक है, सर हाँ बोलो। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं कराया जाएगा? नहीं, न्यूमेरिकल्स रेयर ऑफ द रेयर, और कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं भी, ठीक है, जैसे कुछ चैप्टर्स करा देता हूँ, 3-4 चैप्टर के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी करा दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो भाई अगला चैप्टर उठाते हैं, साउंड। अब ईमानदारी से बताओ, साउंड की डिफिनीशन कौन बताएगा? अब ये मत कहना कि मुझे साउंड की डिफिनीशन नहीं पता है, कल डिस्कस किया था ना। साउंड या ध्वनि, साउंड की डिफिनीशन कौन बताएगा? साउंड एक वेव है या नहीं है? यस सर। ठीक है, साउंड कैसी वेव थी, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल। मैकेनिकल थी। तीसरा पॉइंट देखो, साउंड लॉन्गिट्यूडनल थी या ट्रांसवर्स थी? लॉन्गिट्यूडनल। तो तीनों शब्द को जोड़ दो ना, डिफिनीशन बन गई। लिख दो, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। बन गई ना डिफिनीशन? हिंदी मीडियम वाले लिखो, ध्वनि एक, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। यही डिफिनीशन बनेगी ना? साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ध्वनि एक
अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। कंफर्म हो सभी लोग यहां तक? यस सर। ठीक है। अब साउंड को हम लोग कैटेगराइज करें कि भाई हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, अभी साउंड चैप्टर में एक तो हम लोगों को पढ़नी है साउंड की प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। तो साउंड के प्रॉपर्टी या साउंड के गुण पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे साउंड के गुण के बाद देखेंगे ध्वनि की चाल या स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। अब ये दो चीजें हमें इस पूरे चैप्टर में देखनी है, तो पहले प्रॉपर्टी देख लें, उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड देख लेंगे। कंफर्म? या पहले स्पीड ऑफ साउंड देख लेते हैं या प्रॉपर्टी। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी से। साउंड की डिफिनीशन याद हो गई या अभी रटोगे? याद हो गई था। याद हो गई, लेकिन बताओगे नहीं। जब पूछूंगा तो गायब हो जाते हो तुम सब। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। अच्छा अच्छा, चलो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ साउंड या ध्वनि के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। वैसे साइंस पढ़ते समय सबसे बड़ी सिरदर्दी रहती है लोगों को। अब मुझे लगता है फालतू की सिरदर्दी रखते हैं, इससे आसान सब्जेक्ट ही क्या मिलेगा। करें शुरू प्रॉपर्टीज? यस सर। चलो भाई, पहला पॉइंट उठाते हैं। अब पहले पॉइंट में जो हम लोग कैरेक्टर लेंगे, उस कैरेक्टर का नाम है अनुनाद। अनुनाद या रेजोनेंस। रेजोनेंस। पहली हेडिंग में डाल लो अनुनाद या रेजोनेंस। अनुनाद या रेजोनेंस। चलो भाई, अनुनाद या रेजोनेंस का केस देखें। वाराणसी में एक पंडित किशन जी महाराज तबला प्ले करते हैं, उनको पद्म भूषण का पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो उनके गुरु थे। ठीक है, अब उनके गुरु को कोलकाता ऑडिटोरियम में बुलाया गया था एक समय। तो जब उनके गुरु ने कोलकाता ऑडिटोरियम में प्रोग्राम पेश करना शुरू किया, तो जब उन्होंने तबले पर अंतिम थाप थप की लगाई, तो कोलकाता ऑडिटोरियम में जितने कांच लगे हुए थे सभी कांच चिटक गए। ठीक है, तो इसका मतलब उनके गुरु ने साउंड से कांच को तोड़ा था। कंफर्म है ना? ठीक। तो भाई उनके गुरु ने जब तबले पर अंतिम थाप थप की मारी, तो ऑडिटोरियम में जितने कांच थे सभी चिटक गए। उसके 20 साल के बाद जब पंडित किशन महाराज को उसी कोलकाता ऑडिटोरियम में बुलाया गया, तो उन्हें यह लगा कि मेरे गुरु इतने महान थे, मुझको भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार भी दे दिए हैं, और मैंने जीवन भर संगीत की साधना की है। अगर आज इस कोलकाता ऑडिटोरियम में मैं कुछ नहीं कर पाया, तो आज से संगीत को छोड़ दूंगा। ठीक है, क्या मैंने संगीत की बड़ी साधना की। तो जब पंडित किशन महाराज ने तबला प्ले करना शुरू किया कोलकाता ऑडिटोरियम में, और जब उन्होंने तबले पर अंतिम थाप थप की लगाई, तो ऑडिटोरियम में जितने दीपक रखे थे सभी बुझ गए। इसका मतलब इन्होंने साउंड से दीपक को बुझा दिया ना, और इनके गुरु ने साउंड से कांच को तोड़ दिया था। ठीक, तो देखो हुआ क्या होगा। अब एक तरफ से चेक करना शुरू करो। तो सपोज करो आपने एक ग्लास लिया और ग्लास में पानी भर दो। ठीक है, और इस तरफ एक साउंड बॉक्स रख दिया। जब साउंड बॉक्स नहीं बज रहा था, तो पानी एकदम स्टेबल यूं रहा होगा, और जैसे आप साउंड बॉक्स ऑन करोगे, पानी की सतह यूं वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। पानी की सतह वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब ये कांच का ग्लास भी कंपन कर रहा होगा या नहीं? और ये कंपन इसी साउंड की वजह से हो रहा है। साउंड को और ज्यादा बढ़ाएं तो पानी और ज्यादा वाइब्रेट करेगा या नहीं? अगर आपको फिर भी यकीन ना हो रहा तो एक चीज देखो, कई बार घर के बाहर कहीं साउंड बॉक्स बज रहा हो और आप दीवार पे हाथ रखना, तो देखना आपकी दीवार भी यूं वाइब्रेट कर रही होती है। तो देखो उन लोगों ने किया क्या था। ठीक है, अब एक चीज देखो भाई, हर साउंड की अपनी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है ना। अभी हम लोगों ने देखा था हर साउंड की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो हर वस्तु की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। याद रखना, हर वस्तु की अपनी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है, और जब साउंड की फ्रीक्वेंसी वस्तु की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो ये कांच टूट जाएगा।
तो पंडित किशन महाराज ने क्या किया था, ध्वनि की आवृत्ति को कांच की आवृत्ति के बराबर कर दिया था और कांच टूट गया था। और आपके घर की गली में जो साउंड बॉक्स बज रहा है, अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाए तो जब उस ध्वनि की आवृत्ति आपके मकान के आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो आपका मकान गिर जाएगा। बात क्लियर सी समझ में आई या नहीं? यस सर। अब देखो इस चीज को अगर हम डिफिनीशन में जरा लिख कर देखें तो पंडित किशन महाराज ने क्या किया और उनके गुरु ने क्या किया। देखो उन लोगों ने ये किया, एक तरफ तो हम लिख लेते हैं ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति का मतलब हमने लिख लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। और एक तरफ लिख दूं वस्तु की आवृत्ति, वो वस्तु मकान भी हो सकती है, कांच भी हो सकता है, ठीक है। वस्तु की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो जब ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाए, सबको ये बात समझ में आ गई या नहीं? बोल भी दो। यस सर। देखो जब ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। When the frequency of sound is equal to frequency of object, then this phenomenon known as resonance. कंफर्म हो ना? क्या इसमें रटने जैसी कोई बात है? नो सर। सर ध्वनि रटना है की ना? आवृत्ति और वस्तु की आवृत्ति अगर इक्वल हो जाए तो उसे रेजोनेंस कहते हैं। राइट। तो देखो पंडित किशन महाराज ने क्या किया था, साउंड की फ्रीक्वेंसी को कांच की फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दिया, और जब बराबर कर दिया तो कांच टूट गया, ठीक है। तो बस हमें इतना याद रखना है, जब ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो इस घटना को अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। बात क्लियर सी समझ में आ गई या नहीं? यस सर। अब देखो अगर एग्जाम्पल कहे कि चलो एक एग्जाम्पल बता दो, तो मैं एग्जाम्पल ये कह सकता हूं, एक ग्लास ब्रोक बाय साउंड, ध्वनि से कांच का टूटना। ध्वनि से अगर कांच टूट गया, अ ग्लास ब्रोक बाय साउंड, तो किसका एग्जाम्पल हुआ? रेजोनेंस का हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? यस सर। दूसरी खास बात देखो, मैं कह देता हूं साउंड से कोई भी चीज टूट जाए तो रेजोनेंस ही होगा ना? यस सर। अब सपोज करो एयरफोर्स का कोई एयर स्ट्राइकर है और उसे बम्बारमेंट करनी है। अब एयरफोर्स का फाइटर प्लेन गया और जब उसने बम्बारमेंट की किसी टारगेट पे, तो बम तो यहां गिरा, लेकिन उस बम की आवाज से 1 किलोमीटर दूर घर और जो घर वर होते हैं, कई घर गिर जाते हैं, कई घरों के कांच चिटक जाते हैं। तो एक चीज देखो, घर तो 1 किलोमीटर दूर था, बम घर से 1 किलोमीटर दूर गिरा है, लेकिन वहां पर जो नुकसान हुआ वो साउंड से ही हुआ है या नहीं? यस सर। ठीक। तो अगर कोई पूछे कि भाई क्यों टूट गए, तो कह देना रेजोनेंस की वजह से टूट गए। अब बात समझ में आ गई या नहीं? कंफर्म हो ना? ओके सर। ठीक। तो हम बता देंगे रेजोनेंस की वजह से टूट गया। अब जरा एक एग्जांपल तो हम लोगों ने ये देख लिया, सपोज करो एक पुल हो, ठीक। हम लोगों ने एक पुल ले लिया। अब इस पुल पर आपको एक काम करना है, इस पुल पर एक के बाद एक थोड़ा सा भी 1 इंच का भी गैप मत दो, 500 ट्रक खड़े कर दो और सभी ट्रक लोडेड हैं। क्या एक पुल पे हम 500 ट्रक खड़े कर दें तो ये पुल टूट जाएगा या बचा रहेगा? टूट जाएगा तो। कितने लोगों को लगता है टूट जाएगा? अब जरा एक चीज देखो, जब इंजीनियर पुल बनाने चला होगा तो उसने अपने दिमाग में पहली बात ये सोची होगी कि अगर किसी वजह से पुल के सामने जाम लग जाए तो पुल के हर 1 इंच पे गाड़ियां खड़ी होंगी या नहीं खड़ी होंगी? खड़ी होंगी ना? ठीक। यस अब सर। इंजीनियर को ये लगा कि जितनी गाड़ियां खड़ी हैं क्या पता वो सारे ट्रक ही हो, तो वो तो मान के चलेगा कि सारे ट्रक ही हैं।
ठीक, अब जब सारे ट्रक खड़े हो गए तो इंजीनियर ने पहले ही सोच लिया था कि उसे पुल कितना मजबूत बनाना है। 500 ट्रक खड़े होंगे, ये पुल नहीं गिरेगा। अब बात समझ में आ गई या नहीं? क्योंकि इंजीनियर ने पहले ही मान लिया था कि सपोज करो कि अगर जाम लग गया तो हर एक इंच पर हर एक ट्रक हो सकता है, तो पुल तो नहीं गिरना चाहिए। अब अगर इस 500 ट्रक की जगह हम 500 सैनिक ले लें, आर्मी के 500 सैनिक हैं, अगर इस पुल से गुजरे तो क्या पुल टूट जाएगा? नो। भाई 500 सैनिक गुजरेंगे तो पुल टूट सकता है, लेकिन 500 ट्रक होंगे तो पुल नहीं टूटेगा। अब आपको लगेगा सर ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, क्या एक सैनिक का ऐसा क्यों वजन, सर? हाँ चेक करें देखो कैसे, क्या एक सैनिक का वजन एक ट्रक के बराबर है? नहीं। नहीं है ना। अब देखो सैनिक करेगा क्या, जब भी सैनिक चलते हैं तो कदम ताल मिलाकर चलते हैं, एक साथ पांव उठाना और एक साथ पांव रखना, करते हैं या नहीं करते हैं? यस यस सर। सर। अब देखो, जब सैनिकों ने चलना शुरू किया और एक साथ कदम ताल मिलाकर पांव रख रहे हैं, तो जब एक साथ पांव रखेंगे तो वाइब्रेशन होगा या नहीं? होगा। यस ठीक, सर। अब उनके कदमों से निकलने वाला वाइब्रेशन जब पुल के वाइब्रेशन के बराबर हो जाएगा तो रेजोनेंस हो गया या नहीं? यस यस सर। सर। तो पुल टूट जाएगा। तो एक बात याद रखना, जब भी आर्मी की कोई फ्लीट या आर्मी का कॉन्वॉय या कोई सैनिक की टुकड़ी जब पुल से गुजरती है तो उनके कदम ताल बंद करा दिए जाते हैं, क्योंकि उनके कदम ताल की वजह से रेजोनेंस क्रिएट होगा और ये पुल गिर सकता है। तो 500 ट्रक से तो नहीं गिरेगा, लेकिन 500 सैनिकों से गिर जाएगा। रीजन पूछे तो क्या बता सकते हैं? रेजोनेंस। ठीक, अब अगर हमसे ये कहे कि पुल से गुजरते हुए सैनिकों के कदम ताल बंद करा दिए जाते हैं, क्यों? तो कह देना क्योंकि रेजोनेंस या अनुनाद के कारण पुल टूट सकता है। सभी लोगों को कंफर्म है ना? यस सर। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी लिख सकते हैं या नहीं? सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, बाकी एक सीधी सी बात याद रखना, साउंड से कोई चीज टूट गई तो समझ लेना अनुनाद है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर साउंड की वजह से टूट गया तो फिर रीजन क्या होगा? अनुनाद या रेजोनेंस? कंफर्म हो ना? चलो अगले एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, पुल से गुजरते हुए सैनिकों के कदम ताल बंद करा दिए जाते हैं। परेड इज गोइंग टू बिकम स्टॉप व्हेन सोल्जर क्रॉसिंग द ब्रिज। पुल से गुजरते सैनिकों के कदम ताल, मिस परेड बंद करा देना, क्योंकि अनुनाद के कारण पुल टूट सकता है। क्योंकि अनुनाद या रेजोनेंस के कारण पुल टूट सकता है। कर चुके? यस सर। तो बस हमें एक शब्द याद रखना है, जब ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। इसे रटने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। ठीक, when the frequency of sound is equal to frequency of object, this phenomenon known as resonance। जब ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं। रेजोनेंस के बाद पॉइंट नंबर सेकंड, ध्वनि के गुण कर रहे हैं हम लोग साउंड चैप्टर में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा अनुनाद या रेजोनेंस। अनुनाद किस पर डिपेंड था? याद रखना, फ्रीक्वेंसी पे। अनुनाद आवृत्ति पे डिपेंड था ना? यस सर। अभी हमने कहा ना ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो अनुनाद आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड था या नहीं था? था ना? यस सर। ठीक है, अगर कोई पूछे फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो हमें क्या बताना है?
कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितनी बार कंपन या वाइब्रेशन करेगी वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग लेंगे रेजोनेंस के बाद, दूसरी चीज लेंगे पिच या तारत्व। तारत्व या पिच, PITCH। तो दूसरी हेडिंग में डालो पिच या तारत्व। चलो चेक करें कि भाई तारत्व का मतलब क्या हो। चेक करते हैं कि तारत्व का मतलब क्या होता है पिच का। देखो कोई भी साउंड होगी, साउंड या तो हमें पतली सुनाई देगी, कंफर्म, या साउंड कैसी सुनाई देगी, मोटी। ठीक है, मिस ग्रेव या श्रिल, यही 2 कंडीशन हो सकती है या नहीं भाई। साउंड या तो हमें पतली सुनाई दे या साउंड हमें कैसी सुनाई दे, मोटी। यहां तक कंफर्म हो ना सभी लोग? यस सर। तो देखो किसी भी ध्वनि का पतले या मोटी सुनाई देने का गुण ही उसका तारत्व कहलाता है। कंफर्म हो ना? यस सर। किसी भी ध्वनि के पतली या मोटी सुनाई देने का गुण ही उसका तारत्व कहलाता है। अगर कोई कहे कि साउंड पतली सुनाई देती है या मोटी सुनाई देती है किसकी वजह से, तो ऑप्शन क्या सही होगा, पिच। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया हो कि एक ध्वनि पतली सुनाई देती है, ठीक है, और ऑप्शन ए में दे दे अनुनाद के कारण, ऑप्शन बी में दे दे तारत्व या पिच के कारण, तो आपका आंसर बी जाएगा ना? यस सर। ठीक है, तो साथ साथ क्वेश्चन भी बताता चलूंगा कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी। अब देखो भाई साउंड पतली क्यों सुनाई दे रही है और साउंड मोटी क्यों सुनाई दे रही है। सपोज करो ये एक साउंड है और जब इस साउंड ने चलना शुरू किया तो इसके चलने का तरीका ये है। अब इस वाली साउंड को देखो, इसके चलने का तरीका ये है। एक चीज बताओ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी दिखाई दे रही है, पतली वाले की या मोटी वाले की? फ्रीक्वेंसी ज्यादा सर। आवृत्ति किसकी है? पतली वाली की सर। राइट, पतली वाली की सर। राइट राइट। तो अब यहां से देखो, यहां पर अगर हम आवृत्ति की बात करें या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, और इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी चेक करो तो इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कम है ना। यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उस ध्वनि का जो तारत्व होता है या पिच होता है वो भी ज्यादा होता है, और जिस ध्वनि की आवृत्ति कम होगी उस ध्वनि का तारत्व या पिच कम होगा। यहां पर मैंने लिख दिया महिला और यहां पे मैंने लिख दिया पुरुष। अब आराम से देखना, अगर मैं कहूं महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, देखो क्यों होती है। मैं ये कहूं महिलाओं के आवाज की आवृत्ति अधिक होती है जिसके कारण उनका तारत्व अधिक होता है और वह ध्वनि हमें पतली सुनाई देती है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। तो देखो जिस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी उसका तारत्व भी अधिक होता है और वह ध्वनि हमें पतली सुनाई देगी। जिस ध्वनि की आवृत्ति कम होगी उसका तारत्व भी कम होगा और वह ध्वनि हमें मोटी सुनाई देगी। मोटी सुनाई देगी। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? यस यस सर। सर। अब देखो, अब एक चीज देखो, अगर महिलाओं की आवाज है तो बच्चों की आवाज को रखो, बच्चों की आवाज भी पतली है ना? यस सर। ठीक। अब एक दूसरी खास बात बताओ, ज्यादा एनर्जी किसकी आवाज में है, महिलाओं की आवाज में या पुरुषों की आवाज में? याद करो जब, भाई याद करो तो जरा, पिछले चैप्टर में जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो एनर्जी ज्यादा थी या नहीं थी? महिलाओं की आवाज में सर।
ज्यादा एनर्जी, जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे वेव चैप्टर, तो मैंने कहा था आप में ज्यादा एनर्जी है या बच्चे में ज्यादा एनर्जी है? तो आपने कहा था सर बच्चे में ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि बच्चा 1 सेकंड में ज्यादा कदम रखता है, तो बच्चे की फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी ना। यस यस सर। सर। और हमने कहा था जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है उसमें एनर्जी भी ज्यादा होती है, था ना? तो फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा है? महिला की। राइट। तो इसका मतलब महिलाओं की आवाज में पुरुषों की आवाज की अपेक्षा एनर्जी ज्यादा होती होगी या नहीं? यस सर। अब देखो भाई, पुरुषों की आवाज, और यहां पर रख लूं, सपोज करो रोरिंग ऑफ लायन, शेर का दहाड़ना। शेर की दहाड़ एक मोटी आवाज है ना, और जबकि मच्छर की भिनभिनाहट जो है वो एक पतली आवाज है या नहीं? बात क्लियर सी समझ में आई? मच्छर की आवाज कैसी होगी? पतली। और शेर की आवाज कैसी है? मोटी है ना। यस सर। अब एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था, ज्यादा एनर्जी किसकी आवाज में है, मच्छर की आवाज में या शेर की आवाज में? मच्छर की आवाज में। कंफर्म सी बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। अब चलो हम एक तरफ से मिलान करना शुरू करते हैं कि पिच किसे कहे। तो देखो, किसी भी ध्वनि के पतले या मोटी सुनाई देने का गुण ही उस ध्वनि का क्या कहलाता है? तारत्व। कंफर्म? किसी यस ध्वनि सर। के पतले या मोटी सुनाई देने का गुण ही उस ध्वनि का तारत्व कहलाता है। जिस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है उसका तारत्व अधिक होगा और वह ध्वनि हमें पतली सुनाई देगी। जिस ध्वनि की आवृत्ति कम होगी उसका तारत्व भी कम होता है और वह ध्वनि हमें मोटी सुनाई देती है। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि उनके ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है। क्लियर सभी लोग? यस सर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो अगर लिख रहे हो तो लिख लो और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। और सर अगर पूछे क्वेश्चन की महिला की आवाज मतलब पतली होती है और ऑप्शन में दे दे कि आवृत्ति ज्यादा होने पर और तारत्व कम होने पर और उसमें कोई और भी ऑप्शन दे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, सपोज करो आपका नाम क्या है? अमित सर। अमित। मैंने लिख दिया अमित। देखना अमित अमित ही रहेंगे। अमित किसी के बेटे हैं ना, तो किसी के भाई भी होंगे। यस सर। तो अमित किसी के चाचा भी हैं, तो अमित किसी के पड़ोसी भी हैं। ये बताएगा कि देखो ये मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है। ये बताएंगे कि ये देखो भाई मेरे चाचा हैं, ये बता रहे हैं मेरा बेटा है, ये बता रहे हैं मेरे भाई है। चारों तरफ से आंसर सही है ना? यस सर। आप चारों तरफ से अमित ही रहे ना? यस सर। अब देखो, कह दे महिलाओं की आवाज पतली होती है क्योंकि उनकी आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, तो कह दो सही बात है। सही बात है ना? यस सर। लेकिन मेन जवाब हमें कहां से देना है? पिच, वो जो तारत्व। पिच से। तारत्व। अगर पिच से नहीं पूछा है, फ्रीक्वेंसी से पूछ दे तो फ्रीक्वेंसी से जवाब दे देना, एनर्जी से पूछे तो एनर्जी से जवाब दे देना। ओके। भाई कोई जरूरी है? मैंने कहा जैसे यहां से पूछ सकता है आपके बारे में, तो यहां से भी तो पूछ सकता है। एनर्जी से पूछे तो एनर्जी से जवाब देना, फ्रीक्वेंसी से पूछे तो फ्रीक्वेंसी से जवाब दे देना, तारत्व से पूछे तो तारत्व से जवाब दे देना। ठीक है। इन सब से ना पूछ के डायरेक्ट पूछ दे आवाज पतली है और किसकी वजह से, ऑप्शन में लिख दे कि ऊर्जा ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है, तारत्व ज्यादा है, और ऑप्शन डी में लिख दे ये तीनों, तो तीनों कर देंगे ना? ओके सर। यस सर। अब क्वेश्चन कितना भी उलझाए कर ले जाओगे ना। ओके सर। यस सर। तो अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट देखा रेजोनेंस। रेजोनेंस के केस में क्या था? जब ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसको हम कह रहे थे रेजोनेंस। ठीक। फिर नेक्स्ट में हम आए अनुनाद, सॉरी नेक्स्ट में हम आए तारत्व। तो तारत्व। तारत्व का सीधा सा मतलब कहा
कि किसी भी साउंड का पतला या मोटे सुनाई देने का गुण ही तारत्व कहलाता है। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका तारत्व भी ज्यादा होगा और वो साउंड हमें पतली सुनाई देगी। जिस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका तारत्व भी कम होगा और वो साउंड हमें मोटी सुनाई देगी। सभी लोग यहां तक कंफर्म हो ना? ओके यस सर। सर। ठीक है, तो साउंड में अन्य कई भी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, वन बाय वन करते चलेंगे। और एक बात, मेरे पढ़ाए हुए पे आप 5 मिनट से ज्यादा का समय मत देना, लेकिन वो 5 मिनट का समय देना जरूर। जैसे पिछला चैप्टर हम लोगों ने वेव चैप्टर किया है ना, यस सर। यस उस सर। वेव चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लेना 5 मिनट में। अब ये नया चैप्टर शुरू हुआ है, 5 मिनट का समय यहां दे लेना। और जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा एक एक बात आपके दिमाग पर प्रिंट कर दूंगा। सिर्फ नोट्स पढ़ना आपके लिए कोरम होगा। क्यों? सपोज करो कोई चीज अचानक दिमाग में स्कीप कर गई, तो नोट्स में लिखी होगी तो जाकर देख भी लोगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरा चैप्टर ही स्कीप कर जाएगा। पूरा चैप्टर स्कीप नहीं होगा, कोई पॉइंट कभी कभार स्कीप होता है तो चैप्टर में जाकर देख लोगे। तो मैंने आपसे बताया कि भाई आपको इस ढंग से साइंस पढ़ाऊंगा कि कोई भी चैप्टर आपको रिवीजन करने में 5 मिनट का समय लगे। अगर 12 चैप्टर हम पढ़ेंगे तो टोटल फिजिक्स को रिवीजन करने में 60 मिनट का समय लगेगा। और जब 60 मिनट का समय लगे तो समझ लेना आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। क्योंकि जब कोई एग्जाम आता है तो आप 1 महीने पहले से रिवीजन करना शुरू कर देते हो ना, करते हो ना? यस यस सर। सर। तो भाई 1 महीने पहले से रिवीजन करने का मतलब ये हुआ कि आपका सिलेबस प्रिपेयर नहीं है, यही मतलब हुआ ना। आइदर एक यस एक सर। सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में रिवीजन हो जाना चाहिए। तो 4 या 5 सब्जेक्ट थे तो 5 दिन में रिवीजन हो जाना चाहिए था। जब 5 दिन में टोटल सब्जेक्ट रिवीजन हो जाए, समझ लेना आपकी प्रिपरेशन एकदम कंपाइल और मजबूत है। तो मैं मेरी साइंस की तो आपसे कहूंगा कि 3 घंटे में रिवीजन हो जाए, 1 दिन भी नहीं कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आई या नहीं? तो हमें नहीं करना है कि 1.5 महीने पहले से रिवीजन स्टार्ट कर दिया। क्लास में ही अपने आप को इतना अच्छा प्रिपेयर्ड कर लो, क्योंकि 1-1.5 घंटे का समय दे ही रहे हो। तो जब 1-1.5 घंटे का समय दे रहे हो तो प्रिपेयर्ड यहीं पर रहो और वहां पे जाके सिर्फ रिवीजन करना हो। अब ये नहीं कि इस वाले टाइम को तो आपने यूं ही निकाल दिया, उसके बाद आपने बुक को रटना शुरू किया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो लिखे रखना और कल आप पूछ सकते हो। ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।